इंसीडियस चैप्टर 1 में हमने देखा कि जॉश और रेने अपनी पूरी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हुए थे, पर उस घर में आते ही जॉश के परिवार के साथ डरावने हादसे शुरू हो गए, जिसकी शुरुआत जॉश के बड़े बेटे डाल्टन से हुई। खेलने के दौरान डाल्टन सीढ़ियों से गिर पड़ा, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाए। 3 महीने बीत गए पर डाल्टन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस दौरान घर में अजीब और डरावनी चीजें घटने लगी। रेने को खुली आंखों से साए दिखने लगे और घर में भी किसी शैतानी रूह के होने का एहसास होने लगा। ऐसी चीजें होते देख जॉश की मां लॉरेन ने एलिस को बुलाया, जो कि एक साइकिक थी और ऐसी पैरानॉर्मल चीजों से लोगों को छुटकारा दिलाती थी। एलिस से उन्हें पता चला कि डाल्टन के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति थी, यानी कि वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर रूहों की दुनिया में जा सकता था। एलिस उस दुनिया को द फर्दर कहती थी। हालांकि डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन सोते वक्त अनजाने में किया करता था और आखिरी बार जब उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया तो वो द फर्दर में ही कहीं कैद हो गया। एलिस ने आगे बताया कि ये शक्ति उसे अपने पिता जॉश से ही मिली थी। बचपन में जॉश भी नींद में एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया करता था, जिस वजह से एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त एलिस ने ही जॉश को हिप्नोटाइज करके उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया था और साथ ही उसकी द फर्दर की उन बुरी यादों को भी मिटा दिया था, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में ना बिताए। पर अब जॉश ही था जो डाल्टन को उस दुनिया से वापस ला सकता था। एलिस की मदद से जॉश द फर्दर में पहुंच गया, जहां जॉश ने पाया कि डाल्टन को एक लाल शैतान ने कैद कर रखा था। वहां उस शैतान से लड़कर जॉश ने डाल्टन को छुड़ा लिया और फिर दोनों असली दुनिया में लौटने लगे। डाल्टन की रूह के उसके शरीर में जाते ही उसे होश आ गया, पर दूसरी तरफ जॉश के शरीर में उसकी जगह किसी और की ही रूह आ गई थी। एलिस को जॉश की तस्वीर निकालते वक्त इस बात का पता चल गया। उसने देखा कि तस्वीर में जॉश की जगह कोई और ही था। इससे पहले एलिस किसी और को ये बात बता पाती, जॉश ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। जब रेने एलिस की चीख सुनकर वहां आई तो उसे मरा हुआ पाया। अचानक रेने की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसे एलिस ने खींचा था। तस्वीर में एक डरावनी आत्मा दिख रही थी। ये वही बूढ़ी आत्मा थी जिसने बचपन में जॉश के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो ही गई। अब आगे इस घटना के 24 साल पहले सन 1986 जवान एलिस लैम्बर्ट रेजिडेंस में जॉश को देखने आई हुई थी। कार्ल नाम का एक और साइकिक पहले से वहां मौजूद था और उसी ने एलिस को बुलाया था। कार्ल ने एलिस को बताया, जॉश के ऊपर एक भयानक साया है और वो उसके पीछे पड़ा है। जॉश की मां लॉरेन ने एलिस को जॉश की तस्वीरें दिखाई, जिसमें एक बूढ़ी औरत का साया उसके करीब आता जा रहा था। इन डरावनी तस्वीरों को देखकर एलिस की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। कुछ देर बाद एलिस ने जॉश के सामने मेट्रोनोम मशीन को चला दिया, जिससे टिक टिक की आवाजें आने लगी। एलिस ने फिर जॉश को आंखें बंद करके उन आवाजों पर ध्यान लगाने के लिए कहा। ऐसा करते ही जॉश हिप्नोटाइज हो गया। उसके बाद एलिस ने उससे कहा, अब हम तुम्हारे सपने में आ चुके हैं जॉश, तुम अपने आसपास देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जॉश ने बताया कि वो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ देख रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो उसे उसका दोस्त बता रहा है। एलिस समझ गई कि हो न हो ये उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है। एलिस ने उस आत्मा के पीछे जाने की ठानी। जॉश के बताए मुताबिक एलिस उस आत्मा को ढूंढती हुई जॉश के कमरे में पहुंची। तभी वहां मौजूद वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल गया। एलिस ने वार्डरोब के करीब पहुंचकर अपना हाथ अंदर की ओर बढ़ाया। तभी उसके हाथ पर एक जोरदार वार हुआ, जिससे एलिस का हाथ जख्मी हो गया। एलिस भागती हुई नीचे आई और उसने सबको बताया, मैंने उसे देखा, वो एक बहुत बुरी आत्मा है, मैंने कभी इतनी खतरनाक आत्मा नहीं देखी, वो जॉश के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। एलिस ने लॉरेन को जॉश के एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाने की एबिलिटी के बारे में बताया और कहा, हमें जॉश की इस एबिलिटी को रोकना होगा, तभी उस आत्मा से जॉश का पीछा छूटेगा। तभी हिप्नोटाइज्ड जॉश आंखें बंद किए हुए ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन जॉश एलिस या वहाँ मौजूद लोगों से बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद था जो दिखाई नहीं दे रहा था। जॉश ने अपने हाथ से एक कमरे की तरफ जाने का इशारा किया, जिसके बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर लॉरेन डर से कांप उठी। उसने एलिस से कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा खतरे में है, आपको जो भी करना है कीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। वर्तमान में रेने एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी थी। पुलिस ऑफिसर एलिस की मौत के बारे में उससे पूछताछ कर रहा था। रेने ने ऑफिसर को डाल्टन के कोमा में जाने से लेकर एलिस की मदद से उसे वापस लाने तक की पूरी घटना विस्तार से बताई और ऑफिसर को रेने की भूत प्रेत वाली बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर के इस सवाल से रेने के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आगे बताया, जॉश और एलिस लिविंग रूम में अकेले बातें कर रहे थे। उसी दौरान एलिस की चीख सुनकर जब मैं वहां पहुंची तो जॉश वहां नहीं था और एलिस मर चुकी थी। बाद में जब जॉश भी लिविंग रूम में आया तो वो भी एलिस की लाश को देखकर चौंक गया। मुझे पूरा यकीन है कि एलिस को उसी बूढ़ी औरत की आत्मा ने मारा है जिसकी तस्वीर उसने खींची थी। रेने की इस बात पर ऑफिसर बुरी तरह चिढ़ गया। वो गुस्से से उस पर चिल्ला पड़ा, देखिए मैम, मुझे भूतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एलिस की गर्दन पर निशान मिले हैं जो कि इंसानी हाथों के हैं।
मुझे पूरा शक है कि इसमें आपके पति का हाथ है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में आपके पति के निशान मैच नहीं हुए तो मैं आपको फोन कर दूंगा, पर अगर मैच हुए तो बाकी आप खुद समझदार हैं। अब आप जा सकती हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी थी, जिसमें वे जॉश के घर की भी छानबीन करने वाले थे। इस वजह से जॉश और रेने को लॉरेन के घर पर आना पड़ा। वहां आकर सभी खुश थे। रात के वक्त रेने घर का काम खत्म कर डाइनिंग रूम में आकर बैठ गई। तभी उसे पियानो के बजने की आवाज आने लगी। जब वो पियानो वाले कमरे में पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। तभी रेने को केली के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो दौड़कर ऊपर गई तो उसने देखा कि केली अपने पालने में नहीं, जमीन पर थी, जिसे देखकर रेने एकदम से घबरा गई। वो तुरंत अपने कमरे में आई और जॉश से कहा, फिर से वो अजीब चीजें हो रही हैं। पियानो अपने आप बज रहा है और केली भी अपने पालने से नीचे गिर गई थी। पर जॉश ने घबराई हुई रेने से कहा कि हो सकता है केली खुद पालने से नीचे गिर गई हो। ये सुनकर रेने आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम फिर से इन चीजों को हल्के में ले रहे हो। किसी ने एलिस का खून कर दिया और हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे। इस पर जॉश ने भी गुस्साते हुए कहा, चलो फिर खुलकर बात करते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने एलिस को मार डाला? ये सुनते ही रेने के चेहरे का रंग उड़ गया। रेने ने कहा, नहीं जॉश, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। मुझे तुम पर यकीन है। रेने के थोड़ा शांत पड़ते ही जॉश उसे समझाने लगा, जब मैं डाल्टन को बचाने दफतर में गया था तो उसी दौरान एक बुरी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसी ने एलिस को मार डाला। लेकिन फिर मैं अपने शरीर में वापस आने में कामयाब रहा और उस बुरी आत्मा को मेरा शरीर छोड़कर वापस जाना पड़ा। जॉश ने फिर आगे कहा, अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। हमारा बेटा वापस मिल गया। हम यही तो चाहते थे ना। जॉश के समझाने पर रेने थोड़ी शांत हो गई। दूसरी तरफ स्पेक्स और टकर एलिस के घर पर आए थे। एलिस को याद करके वे बहुत दुखी थे। तभी उन्हें रीडिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दोनों चौंक गए क्योंकि उस घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। स्पेक्स ने डरते हुए कहा, एलिस तो कभी रीडिंग रूम को खुला नहीं छोड़ती थी। टकर और स्पेक्स डरते डरते रीडिंग रूम में गए। रीडिंग रूम में अजीबोगरीब चीजों का कलेक्शन था। टकर और स्पेक्स ने वहां रखे सामान को थोड़ा टटोला तो उन्हें पुराने VCR कैसेट्स मिले। उनमें से एक कैसेट पर जॉश लैम्बर्ट लिखा हुआ था। जब उन्होंने उसे प्ले किया तो उसमें बच्चा जॉश दिखाई दिया। ये उस वक्त का फुटेज था जब जॉश हिप्नोटाइज की हालत में खड़े होकर कमरे की तरफ इशारा कर रहा था और अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुल गया था। टकर ने ध्यान से देखा तो पाया कि खड़े होने से पहले बच्चे जॉश ने अपना चेहरा एक और करके किसी से बात की थी। स्पेक्स और टकर ने जब ध्यान से उस तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कोई खड़ा नजर आया, लेकिन फुटेज धुंधली होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ लॉरेन डाल्टन के कमरे में आई थी। उसने सोते हुए डाल्टन के सर को चूमते हुए कहा, हमें दोबारा छोड़कर मत जाना। डाल्टन ने नींद में ही फुसफुसाकर कहा, दादी आपके पीछे कोई खड़ा है। लॉरेन ने जब घबराकर पीछे देखा तो कमरे में कोई नहीं था। लॉरेन वहां से उठकर जब नीचे वाले कमरे में गई तो उसे एक औरत नजर आई जिसने पुराने जमाने का सफेद गाउन पहना था। लॉरेन उसके पीछे गई लेकिन वो आगे जाकर गायब हो गई। लॉरेन घबराहट में पसीने पसीने हो रही थी। वो खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम में जाकर अपनी दवाई लेने लगी, लेकिन तभी उसने आईने में देखा कि वो औरत वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी है। लॉरेन के पलटते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने हिम्मत करके जब दरवाजा खोला तो सामने जॉश खड़ा था। लॉरेन ने घबराकर जॉश से कहा, जॉश मैंने अभी अभी यहाँ किसी औरत की आत्मा को देखा है। इस पर जॉश ने लॉरेन की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मॉम यहाँ कुछ भी नहीं है और आप ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि रेने ने अगर आपकी बातें सुन ली तो वो फिर से परेशान हो जाएगी। इतना कहकर जॉश वहाँ से चला गया। अगली सुबह रेने ने देखा कि डाल्टन थोड़ा परेशान और उदास है। रेने ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। डाल्टन ने रेने को बताया, मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा जिसमें मुझे सफेद कपड़े पहने एक डरावनी औरत घर में घूमती हुई दिखाई दी थी। डाल्टन ने आगे बताया, इसके बाद मैंने किसी तरह खुद को जगा लिया, पर जब मैं बाहर गया तो मैंने डैडी को किसी से बातें करते सुना। वो किसी को घर से जाने के लिए कह रहे थे, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे डर लग रहा है मॉम, डैडी ठीक तो है ना? तभी जॉश उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए रेने से कहने लगा, आज बच्चों को स्कूल मैं ले जाऊंगा, तुम आज आराम करो। डाल्टन जॉश को देखकर घबरा रहा था और रेने को भी डाल्टन की बातें सुनकर जॉश पर शक होने लगा था, पर रेने चाहकर भी जॉश को मना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ लॉरेन स्पेक्स और टकर से मिलने गई थी। उसने उन्हें बताया कि जिसने भी एलिस को मारा था और जिस वजह से वे सभी मुसीबत में पड़े थे, उससे अभी तक लॉरेन के परिवार का पीछा नहीं छूटा था। लॉरेन ने उन दोनों से मदद मांगी। स्पेक्स और टकर लॉरेन को एलिस के रीडिंग रूम में ले गए और उसे सालों पहले की जॉश के ट्रीटमेंट की फुटेज दिखाने लगे। टकर ने बताया कि उसने इस फुटेज को डिजिटाइज किया है और जब उसने इस फुटेज को ब्राइट किया तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। लॉरेन भी उस फुटेज के पार्ट को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि फुटेज में बच्चे जॉश के पीछे जवान जॉश खड़ा दिख रहा था। लॉरेन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे था। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश एलिस जिंदा होती तो वो इस पर कुछ रोशनी डाल पाती, पर मर चुके शख्स से कोई बात भी कैसे करे। ये ख्याल आते ही लॉरेन को कार्ल की याद आई, जिसने जॉश के बचपन में उसकी मदद के लिए एलिस को बुलाया था और खुद भी एक अच्छा साइकिक था। लॉरेन ने फिर कार्ल को फोन करके उसे एलिस के घर बुलाया। उसने कार्ल से कहा,
हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ एलिस ही दे सकती है। एलिस से कांटेक्ट करने में बस तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। कार्ल भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद सभी एक राउंड टेबल पर बैठे हुए थे। कार्ल ने अपने एक थैले से कुछ डाइस निकाले जिन पर अल्फाबेट्स बने हुए थे। कार्ल ने कहा, आत्माओं से कांटेक्ट करने का सबका अपना तरीका होता है। मैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए डाइस का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ और आत्माएं इन डाइस के जरिए अपना जवाब देती है। कार्ल ने थोड़ी कोशिशों के बाद एलिस से संपर्क साध लिया। उसने डाइस फेंक कर एलिस से उसकी मौत से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसके बाद एलिस ने डाइस के जरिए जवाब दिया कि किसी औरत की आत्मा ने उसे मारा है। अब वो और कत्ल करना चाहती है, पर वो अभी छुपी हुई है। कार्ल ने फिर से डाइस फेंक कर पूछा, वो आत्मा अभी कहाँ छुपी हुई है? इस बार डाइस पर लिखकर आया, आवर लेडी ऑफ द एंजल्स। ये नाम सुनकर लॉरेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, आवर लेडी ऑफ द एंजल्स एक हॉस्पिटल है। मैं इस हॉस्पिटल में काम क्या करती थी? ये जानने के बाद वे सभी आवर लेडी ऑफ द एंजल्स हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो हॉस्पिटल अब खंडहर बन चुका था। लॉरेन ने अंदर जाते वक्त बताया कि उसका ज्यादातर काम ईस्ट विंग में हुआ करता था। ये सुनकर वे लोग ईस्ट विंग की तरफ जाने लगे। तभी कार्ल को कुछ महसूस हुआ और वो एक अंधेरे वार्ड के आगे रुक गया। वहाँ उसे उसी भयानक बूढ़ी औरत की छवि दिखाई दी जो जॉश के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। कार्ल ने सभी को उस वार्ड के अंदर चलने के लिए कहा। अंदर जाने पर कार्ल ने लॉरेन से पूछा, इस कमरे में क्या था? लॉरेन ने बताया, ये एक आईसीयू वार्ड था। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना घटी थी। यहाँ पार्कर क्रेन नाम का एक बूढ़ा पेशेंट भर्ती था। एक दिन जब मैं लिफ्ट से नीचे आ रही थी तो वो मुझे लिफ्ट में मिला। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट के रुकते ही वो चुपचाप आईसीयू वार्ड में चला गया। मैंने जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि पार्कर क्रेन बाहर क्यों घूम रहा है तो रिसेप्शनिस्ट हैरान हो गई। उसने बताया कि एक दिन पहले ही पार्कर क्रेन ने खिड़की से कूद हत्या कर ली थी। यानी कि मैं जिससे मिली थी वो पार्कर क्रेन की आत्मा थी। कार्ल ने फिर लॉरेन से पूछा, पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती क्यों किया गया था? लॉरेन ने बताया, दरअसल उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटकर खुद को औरत बनाने की कोशिश की थी। इधर घर पर रेने को पुलिस ऑफिसर का कॉल आया। उसने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एलिस की लाश पर जो उंगलियों के निशान थे वो जॉश की उंगलियों के निशान से मैच नहीं करते। ये सुनकर रेने ने राहत की सांस ली। फोन रखते ही केली का बेबी वॉकर रेने के सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे हॉल से किसी ने बेबी वॉकर को धक्का देकर रेने के सामने भेजा है। रेने धीमे कदमों से हॉल में गई। वहाँ किसी को ना पाकर रेने जैसे ही पलटी, उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक औरत अपनी पीठ फेरे उसके सामने सोफे पर बैठी थी और अपनी डरावनी आवाज में लोरी गा रही थी। लोरी गाते हुए वो औरत हॉल से बाहर चली गई। तभी रेने को केली के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। रेने दौड़कर केली के कमरे की तरफ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रेने जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उस औरत की आवाज कमरे के अंदर से आई, कितनी प्यारी बच्ची है। रेने ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, उसे छूना भी मत। अचानक केली के रोने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा भी खुल गया। रेने जब अंदर गई तो केली वहाँ नहीं थी और न ही वो औरत। रेने घबराहट में दौड़कर नीचे आई और केली को ढूंढने लगी। रेने ने जब मुड़कर देखा तो वो डरावनी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने रेने को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। इस दौरान जॉश वॉशरूम में था। उसने देखा कि उसके दांत गिर रहे थे और बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। इस वजह से वो घबराने लगा। तभी एक औरत की डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारी मरी हुई आत्मा जॉश के जिंदा शरीर को सड़ा रही है। ये सुनकर जॉश बेचैन हो गया। तभी उस आत्मा की आवाज फिर से गूंजी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें परिवार के सारे लोगों को मारना होगा। जॉश ने रोते हुए कहा, प्लीज मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिए। दरअसल जॉश के शरीर में अब भी वो आत्मा मौजूद थी जिसने एलिस का कत्ल किया था और अब जॉश का शरीर उस आत्मा के रंग रूप के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे। यही वजह थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जॉश के फिंगरप्रिंट एलिस के गर्दन पर मिले फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो दिखने में तो जॉश था पर वो अब कोई और ही बन चुका था। क्योंकि वो आत्मा एक मरे हुए इंसान की थी, इसलिए वो जॉश के शरीर को भी मार रही थी और इसी वजह से जॉश का शरीर भी धीरे धीरे सड़ रहा था। कुछ देर बाद जब जॉश हॉल में आया तो उसकी नजर रेने पर पड़ी जो बेहोश पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया। कुछ देर बाद जब रेने को होश आया तो उसने जॉश से केली के बारे में पूछा। जॉश ने बताया कि केली ठीक है और रेने को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रेने जब केली के कमरे में गई तो देखा कि वो आराम से खेल रही थी। रेने ने चैन की सांस ली। फिर उसने जॉश को उस औरत के बारे में बताया कि कैसे उसने रेने पर हमला किया था और केली को गायब कर दिया था। रेने जॉश से दूसरी जगह जाकर रहने की बात करने लगी। ये सुनते ही जॉश गुस्से से उबल पड़ा। उसने रेने से कहा, मैंने भी यहाँ उन मनहूस चीजों को देखा है, लेकिन हमें अब उन्हें नजरअंदाज करना होगा। वो सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम उन पर ध्यान ना दें तो वो भी हमें अकेला छोड़ देंगे। पर तभी पियानो की आवाज आने लगी। जॉश और रेने अब पियानो वाले रूम में गए तो धुन बजनी बंद हो गई।
रेने को याद आया कि ये गाना और धुन उसने ही जॉश के लिए बनाई थी। उसने जॉश से कहा, क्या तुम्हें ये गाना याद है? ये मेरा गाना है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। लेकिन जॉश ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस पर रेने को बहुत अजीब लगा। इधर हॉस्पिटल में लॉरेन बाकियों के साथ मिलकर पार्कर क्रेन का मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बाद उसे पार्कर का मेडिकल रिकॉर्ड मिल गया, जिसमें उसकी तस्वीर और घर का पता भी था। उन चारों ने पार्कर के घर पर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वे सभी पार्कर के घर पर पहुंचे। वहाँ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी और घर का हर कोना मनहूसियत बयान कर रहा था। स्पेक्स और टकर एक कमरे में गए जो किसी छोटी बच्ची का लग रहा था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद जब दोनों जाने के लिए मुड़े, तभी उनके सामने एक बच्ची आ गई। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर उसने तुम्हें देखा तो मेरे हाथों तुम्हें मरवा देगी। स्पेक्स और टकर डर के मारे उस कमरे से निकल गए। दूसरी तरफ घर पर जॉश पियानो वाले रूम में बेसबॉल बैट लेकर बैठा था। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए कह रहा था, तुम रेने तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब आत्माएं ही तुम्हारी दोस्त हैं। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। लेकिन वो जिससे बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि असली जॉश की आत्मा थी, जो डाल्टन को बचाते वक्त अपने शरीर में लौट नहीं पाई थी। वो जॉश की ही आत्मा थी जो हर बार पियानो बजाकर रेने का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, पर इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बेबस था, बस चीखता रह गया। वहीं पार्कर के घर में छानबीन के दौरान जब कार्ल और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला, तो कार्ल ने दोबारा एलिस से बात करने की कोशिश की। उसने पासा फेंक कर पूछा, एलिस तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो, क्या चाहती हो तुम? लेकिन कार्ल को नहीं पता था कि उनकी मौत का इंतजाम वहाँ पहले ही हो चुका था। छत में लगे झूमर का पेच अपने आप ढीला होने लगा था और इस बार डाइस में जो शब्द लिखकर आया था वो था मोर्स, जिसका लैटिन में मतलब था मौत। कार्ल ये देखकर सोच में पड़ गया। उसी वक्त लॉरेन भी वहाँ आ गई। उसने सामने दीवार पर देखा तो पाया कि एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें एक औरत अपनी बच्ची के साथ खड़ी थी। उसने कार्ल से कहा, कार्ल यही वो औरत है जो मुझे मेरे घर में दिखी थी। लॉरेन ने अपनी बात खत्म की ही थी कि सीलिंग का झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा। कार्ल ने ऐन वक्त पर लॉरेन को किसी तरह बचाया। अब तक स्पेक्स और टकर भी लिविंग रूम में आ चुके थे। कार्ल को अब समझ आ गया था कि उनके साथ धोखा हुआ था। कार्ल ने दोबारा डाइस फेंका और पूछा, तुम एलिस नहीं हो ना? आखिर कौन हो तुम? डाइस में उस अनजानी आत्मा ने बताया कि वो एलिस नहीं, मदर ऑफ डेथ है और वो उन्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी सामने की बुक शेल्फ से नॉक करने की आवाज आई। सभी ने मिलकर जब उस बुक शेल्फ को हटाया तो उसके पीछे एक बड़ा सा हॉल दिखा। हॉल से सड़े मांस की तेज बदबू आ रही थी। टक्कर ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कई लाशें बैठी हुई हालत में थी। वे लाशें सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। टक्कर ने कपड़ा हटाकर उनमें से एक का चेहरा देखा। उस सड़े हुए चेहरे को देखकर वो उल्टियां करने लगा। उस जगह पर ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले धारदार और बड़े औजार भी रखे हुए थे। तभी स्पेक्स को वहाँ एक बॉक्स में कुछ पेपर कटिंग्स मिली। उसने सबसे कहा, इधर देखो, इस पेपर कटिंग में ब्राइड इन ब्लैक की खबर छपी है। कुछ सालों पहले एक औरत किसी हत्यारन के चंगुल से भाग निकली थी। उस औरत ने हत्यारन का हुलिया बताया था। वो हत्यारन एक बूढ़ी औरत थी जो शादी का काला लिबास पहनकर लड़कियों को मारती थी, इसलिए पुलिस ने उसे ब्राइड इन ब्लैक का नाम दिया था। उसने 15 लड़कियों का शिकार किया था। कार्ल ने वहाँ रखी लाशों को जब गिना तो वे भी 15 निकली, यानी कि ये वही 15 लड़कियों की लाशें थी जिनका शिकार ब्राइड इन ब्लैक ने किया था। उन लाशों के पीछे एक पुतला खड़ा था जिसे काले रंग का जोड़ा पहनाया हुआ था। शायद इसी जोड़े को पहनकर वो हत्यारन लड़कियों का शिकार करती थी। कार्ल ने तुरंत पुतले को पहनाई गई ड्रेस को छुआ। ड्रेस को छूते ही उसे ब्राइड इन ब्लैक के अतीत की कुछ छवियां दिखाई देने लगी। ये छवियां उसे उसकी साइकिक शक्तियों की वजह से दिख रही थी। उसने देखा कि बूढ़ा पार्कर औरतों की तरह श्रृंगार कर रहा था। उसके पीछे एक लड़की बंधी हुई चिल्ला रही थी। श्रृंगार करने के बाद पार्कर ने वही ब्राइड इन ब्लैक का काला जोड़ा पहना और एक धारदार हथियार लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की चीख पड़ी। ये खौफनाक दृश्य देखकर कार्ल ने हड़बड़ाकर अपना हाथ हटा लिया। कार्ल ने फिर सबको बताया, पार्कर क्रेन ही ब्राइड इन ब्लैक है। उसी ने इस ड्रेस को पहनकर ये सारे कत्ल किए हैं। मुझे अपनी साइकिक पावर से ये भी पता चला है कि मदर ऑफ डेथ जो हमें यहाँ तक लाई है वो असल में पार्कर क्रेन की माँ है। वही उससे ये सब जबरदस्ती करवाती थी। उसने पार्कर का बचपन और जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बूढ़ा पार्कर अपना बचपन वापस जीना चाहता था। इसी वजह से वो जॉश के बचपन से उसके पीछे पड़ा था। अब उसने जॉश के शरीर पर कब्जा भी कर लिया है। ये सुनकर सभी डर से कांप गए। सुबह के वक्त रेने अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। वो अपनी गाड़ी से उतरी ही थी कि उसे लॉरेन ने रोक लिया। उसने रेने से जॉश और बच्चों के बारे में पूछा। रेने ने बताया कि जॉश बीमार है, इसी वजह से उसने डाल्टन और फॉस्टर को अपनी दोस्त के पास छोड़ दिया है। लॉरेन ने रेने से कहा कि वो और बच्चे खतरे में हैं, इसलिए उसे अभी निकलना होगा। वो बाकी की बातें कहीं और चलकर बताएगी। रेने ने लॉरेन की बातें मान ली और बिना घर के अंदर गए ही वो लॉरेन के साथ चल दी। स्पेक्स, टकर और कार्ल इसी ताक में थे
रेने और लॉरेन के वहां से जाते ही प्लानिंग के हिसाब से वे अंदर जाने की तैयारी करने लगे। टकर ने कार्ल को बेहोशी का इंजेक्शन थमाया और कहा कि जैसे ही जॉश से अगर कोई खतरा महसूस हो तो वो उन्हें बता दे। टकर ने कार्ल के कपड़े में माइक्रोफोन भी लगा दिया ताकि वे कार्ल और जॉश के बीच होने वाली सारी बातें सुन सके। कार्ल के दरवाजा नॉक करने पर जॉश ने दरवाजा खोला, लेकिन जॉश ने कार्ल को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। कार्ल ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्योंकि मैंने और एलिस ने ही बचपन में तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी, पर आज मेरे यहाँ आने का कारण एलिस की मौत है। मुझे यकीन है कि तुम एलिस की मौत की गुत्थी सुलझाने में मेरी मदद करोगे। जॉश कार्ल के इतनी मिन्नतें करने पर उसे मना नहीं कर पाया और उसे अंदर आने दिया। अंदर आने के बाद कार्ल एलिस के साथ उस रात हुए हादसे के बारे में पूछने लगा। इधर लॉरेन और रेने एक शांत जगह पर पहुंचे। लॉरेन ने रेने को पार्कर के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी आत्मा ने जॉश के शरीर पर कब्जा कर लिया है। लॉरेन ने आगे बताया कि कार्ल जॉश के पास गया है और उसे बेहोश करने वाला है। जॉश के बेहोश होते ही वो पार्कर क्रेन की आत्मा को जॉश के शरीर से निकालने की कोशिश करेंगे और असली जॉश की आत्मा को वापस उसके शरीर में ले आएंगे। इधर घर पर जॉश से बात करते समय कार्ल को जमीन पर गिरा जॉश का दांत देखा। वो समझ गया कि जॉश का शरीर सड़ रहा है। कार्ल ने जॉश से फिर आगे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उससे पीने के लिए पानी मांगा। जॉश के वहां से जाते ही कार्ल बेहोशी के इंजेक्शन को तैयार करने लगा, लेकिन जॉश अगले ही पल वहां पानी लेकर आ खड़ा हुआ। कार्ल ने ध्यान से देखा कि जॉश ने अपना एक हाथ पीछे कर रखा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कार्ल के पूछने पर जॉश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, आप अपने डाइस से क्यों नहीं पता लगाते कि मैंने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? मेरी मॉम, जिसे आप मदर ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया था कि आपको डाइस से खेलना बहुत पसंद है। ये सुनकर कार्ल घबरा गया और उसने फिर अपने डाइस को हाथ में लिया और ड्रॉप करने के पहले उसने कहा, जॉश ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? नहीं, पार्कर क्रेन ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? डाइस के गिरने पर उसके जवाब में नाइफ लिखकर आया। अगले ही पल जॉश ने चाकू से कार्ल पर हमला कर दिया। स्पैक्स और टकर को भी माइक्रोफोन से ये सब पता चल चुका था। वो दोनों भी अंदर आ गए, लेकिन जॉश ने उन दोनों को भी बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद कार्ल की आंखें अंधेरे में खुली। तभी जॉश उसके पास लैंप लेकर आया और उसे सहारा देकर उठाने लगा। असली जॉश को सामने देखकर कार्ल समझ गया कि वो आत्माओं की दुनिया में है और मर चुका है। जॉश को भी कार्ल जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि एलिस के जॉश की याददाश्त लौटाने के दौरान उसे अपने बचपन की उस घटना की धुंधली यादें जहन में आ गई थी, जिसमें कार्ल ने भी उसकी मदद की थी। जॉश ने फिर कार्ल से कहा, उसने आपको भी मार डाला। अगर मैं जल्द से जल्द वापस अपने शरीर में नहीं गया तो वो मेरे परिवार को भी मार देगा। मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं जितनी ज्यादा देर अपने शरीर से दूर हूँ उतना ही कमजोर होता जा रहा हूँ। कार्ल ने जॉश को बताया, अगर ये सब रोकना है तो हमें एलिस को ढूंढना होगा। जॉश और कार्ल एलिस को ढूंढने निकल पड़े। आगे बढ़ने पर एक आत्मा ने सामने आकर उन्हें एक तरफ जाने का इशारा किया। जॉश ने उस तरफ देखा तो सामने उसका वही पुराना वाला घर था जहां डाल्टन कोमा में गया था। उसने वहां उसी काले कपड़े वाले शैतान को देखा जिससे उसका पहले भी सामना हो चुका था जब वो डाल्टन को दफरदर में बचाने गया था। वो शैतान घर के अंदर दाखिल हो गया। ये देखकर जॉश तुरंत घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से नॉक करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद किसी ने दरवाजा खोला। जॉश ये देखकर दंग रह गया कि दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, खुद जॉश ही था। लेकिन जिस जॉश ने दरवाजा खोला था उसे बाहर खड़ा जॉश नजर नहीं आ रहा था। बाहर खड़े जॉश को एलिस की कही वो बात याद आई। उसने कहा था कि द फर्दर असली दुनिया से अलग है। वहाँ समय की कोई सीमा नहीं होती। वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ ही चलते हैं। जॉश को वो रात याद आई जब डाल्टन के कोमा में जाने के बाद रेने को घर में डरावने साए दिखने लगे थे। वो इसी बारे में जॉश को बता रही थी। उस वक्त दरवाजे पर ऐसे ही नॉक हुआ था और जाकर देखने पर जॉश को बाहर कोई नजर नहीं आया था। इसका मतलब उस समय उसी ने दरवाजा नॉक किया था, यानी जॉश इस वक्त अपने पास्ट को देख रहा था। बाहर किसी को ना पाकर अंदर खड़े पास्ट वाले जॉश ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी केली के जोर से रोने की आवाज आई। ऊपर मौजूद रेने केली की आवाज सुनकर जब उस कमरे में गई तो उसने पाया कि काले कपड़े वाला शैतान वहाँ मौजूद था। ये देखकर रेने जोर से चीख पड़ी। अब तक पास्ट वाला जॉश भी वहाँ आ चुका था, लेकिन वो शैतान वहाँ से गायब हो चुका था। केली के रोने की आवाज बाहर खड़े प्रेजेंट वाले जॉश तक भी पहुंची। उसने बिना देरी किए दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने की वजह से अलार्म बज उठा, जिसे सुनकर पास्ट वाला जॉश लिविंग रूम में आ पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इधर प्रेजेंट वाला जॉश तुरंत केली के कमरे में पहुंचा। उसने पाया कि काले कपड़े वाला शैतान केली के कमरे में अब भी मौजूद था। वो उस शैतान पर टूट पड़ा, लेकिन वो शैतान उल्टा जॉश पर ही भारी पड़ने लगा। अचानक एक लैंप की नीली रोशनी उस शैतान के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका चेहरा जल उठा। इसके साथ ही एक तेज आवाज गूंजी, नरक में जाओ शैतान। और अगले ही पल वो शैतान खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरा। हालांकि इस बार खिड़की द फर्दर में ही टूटी थी, पर असली दुनिया में वो खिड़की सही सलामत थी। जॉश ने हैरानी से आवाज की ओर देखा तो एलिस उसके सामने खड़ी थी।
एलिस ने जॉश को गले लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी जॉश, इसलिए तुम्हारी मदद करने आ पहुंची। जॉश ने पार्कर क्रेन की आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए एलिस से मदद मांगी। एलिस ने जॉश को बताया, द फर्दर के गहरे अंधेरे में पार्कर का घर है। उस घर में पार्कर की जिंदगी की सारी यादें मौजूद हैं। उन्हीं यादों की मदद से तुम उसे अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हो। जॉश ने पूछा, लेकिन हम पार्कर के घर तक पहुंचेंगे कैसे? एलिस ने कहा, ये तो तुम्हें ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि तुम बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान पार्कर के घर जाया करते थे। लेकिन जॉश ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये जानकर एलिस ने कहा, शायद हम गलत जॉश से पूछ रहे हैं। हमें बच्चे जॉश के पास जाना चाहिए, उसे ही सब मालूम होगा। वे सभी फिर उस वक्त में गए जब जवान एलिस ने बच्चे जॉश को हिप्नोटाइज कर रखा था। वो उससे बातें करके उसके पीछे पड़ी आत्मा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जॉश ने पीछे से जाकर बच्चे जॉश को आवाज दी और कहा, जॉश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पार्कर के घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे उसका रास्ता बताओ। बच्चे जॉश ने उठकर एक कमरे की तरफ इशारा किया। एलिस ने ये देखकर बच्चे जॉश से कहा, अच्छा तो सालों पहले तुम हमें ही रास्ता दिखा रहे थे। जॉश, एलिस और कार्ल जब उस कमरे के अंदर गए तो उन्हें एक लाल दरवाजा दिखा। वे सभी उस दरवाजे से होते हुए पार्कर के कमरे में पहुंच गए। वहां पर एक बच्ची बैठी हुई थी। जॉश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सुन ही नहीं रही थी। तभी उस बच्ची ने अपना विग उतार फेंका। दरअसल वो कोई और नहीं, पार्कर था। तभी उसके पास उसकी माँ मदर ऑफ डेथ आ गई। उसने उसकी बनाई ड्राइंग दिखाई जिस पर उसने अपना नाम पार्कर लिख रखा था। मदर ऑफ डेथ ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना नाम पार्कर लिखने की? तुम्हारा नाम मैरिलिन है, तुम एक लड़की हो। मदर ऑफ डेथ चाहती थी कि पार्कर एक लड़का नहीं बल्कि लड़की बनकर रहे। तभी मदर ऑफ डेथ की नजर कार्ल, जॉश और एलिस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर उन्हें चले जाने के लिए कहा। उसकी शक्ति ने कार्ल और एलिस को कमरे से बाहर धकेल दिया, जबकि जॉश अंदर ही रह गया। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में जॉश, जिसके शरीर में पार्कर क्रेन था, उसने टकर के फोन से लॉरेन को मैसेज किया कि वो जॉश को बेहोश करने में सफल रहे। मैसेज मिलते ही रेने और लॉरेन घर वापस लौट आई। जब वे घर के अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था और जॉश डाइनिंग टेबल पर बैठा कार्ल की डाइस से खेल रहा था। ये देखते ही लॉरेन समझ गई कि जॉश ने जरूर कार्ल, टकर और स्पेक्स के साथ कुछ बुरा किया है। वो रेने को लेकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन जॉश ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। लॉरेन और रेने ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉश ने लॉरेन को एक कमरे में बंद कर दिया और रेने को जान से मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त रेने की दोस्त फॉस्टर और डाल्टन को घर पर छोड़ गई। जब फॉस्टर और डाल्टन घर के अंदर आए तो उन्होंने जॉश को रेने का गला दबाते देखा। रेने मरने ही वाली थी कि तभी डाल्टन ने जॉश के सर पर रॉड से वार किया। जॉश के घायल होते ही रेने डाल्टन और फॉस्टर को लेकर बेसमेंट में भाग आई और उसने दरवाजे पर रॉड और बहुत सारा सामान लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। डाल्टन भी अब तक समझ चुका था कि जॉश के शरीर में कोई और है। उसे तुरंत एक उपाय सूझा। उसने रेने से कहा, मम्मी, अगर मैं सो जाऊं तो डैडी को आत्माओं की दुनिया से ढूंढकर वापस ला सकता हूं। लेकिन रेने ये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डाल्टन को दोबारा द फर्दर में भेजना बहुत खतरनाक था। लेकिन डाल्टन ने किसी तरह उसे भरोसा दिलाया। उसके बाद उसने कैन फोन का एक कैन फॉस्टर को थमाया और दूसरा कैन अपने हाथ में पकड़कर सोने की कोशिश करने लगा। डाल्टन कैन फोन का इस्तेमाल द फर्दर से वापस लौटने में करने वाला था। फॉस्टर के हाथ में मौजूद कैन फोन से जुड़ा धागे का दूसरा सिरा डाल्टन को द फर्दर से वापसी की राह दिखाने वाला था। बेसमेंट के बाहर जॉश दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। रेने और फॉस्टर बुरी तरह डरे हुए थे। वहीं डाल्टन सो चुका था और अपने शरीर से निकलकर द फर्दर में पहुंच गया था। उसे अपने सामने लाल दरवाजा दिखा। डाल्टन ने अपने कैन फोन को कमर से बांध लिया और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इधर द फर्दर में जॉश पार्कर के कमरे में फंसा हुआ था। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ बहुत सारी लाशें खड़ी थी। तभी मदर ऑफ डेथ की आवाज गूंजी, मैं कहाँ हूँ जॉश, आओ मुझे ढूंढो। मदर ऑफ डेथ जॉश के साथ खेल खेल रही थी। जॉश एक एक लाश के ऊपर से कफन हटाकर उसे ढूंढने लगा। दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़े एलिस और कार्ल ने देखा कि बच्चा पार्कर उनके सामने खड़ा था। एलिस ने उसके पास जाकर कहा, प्लीज मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी बुरी यादों को मिटाकर तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ। वही कमरे के अंदर जॉश ने जब एक लाश के ऊपर से कफन हटाया तो उसके अंदर मदर ऑफ डेथ थी। अगले ही पल मदर ऑफ डेथ ने जॉश का गला दबोच लिया। इधर इंसानी दुनिया में जॉश के रूप में पार्कर अब तक बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। उसने रेने पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वो डाल्टन की तरफ बढ़ा जो अभी सोया हुआ था, और तभी वहाँ स्पेक्स भी आ गया जिसे अब तक होश आ चुका था। स्पेक्स जॉश को डाल्टन पर हमला करने से रोकने लगा, लेकिन जॉश ने दोबारा उसे घायल कर दिया। उसके बाद जॉश ने हथौड़ा उठाया और डाल्टन को मारने के लिए तैयार हो गया। वहीं आत्माओं की दुनिया में मदर ऑफ डेथ ने जॉश की रूह को दबोच रखा था। वो जॉश की रूह को खत्म करने ही वाली थी कि तभी ऐन वक्त पर बच्चे पार्कर ने दरवाजा खोल दिया और एलिस कमरे के अंदर आ गई। उसने पास ही पड़े लकड़ी के घोड़े को उठाया और मदर ऑफ डेथ के सर पर दे मारा।
उसके बाद एलिस बिना रुके मदर ऑफ डेथ पर लगातार वार करती रही जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। पार्कर की यादों से मदर ऑफ डेथ के खत्म होते ही उससे जुड़ी वो सारी बुरी यादें भी अपने आप ही मिट गई जिन यादों ने पार्कर को हत्यारा बनाया था। इसका सीधा असर इंसानी दुनिया में हुआ। पार्कर की रूह ने जॉश के शरीर को छोड़ दिया। एलिस ने फिर जॉश को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए बोला। जॉश ने एलिस से कहा, काश कि मैं आपको भी यहाँ से ले जा सकता। एलिस ने जॉश से कहा कि वो उसे तो नहीं लेकिन कार्ल को ले जा सकता है क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं था। वो उसकी धड़कन को महसूस कर पा रही थी। एलिस ने जॉश और कार्ल को वहाँ से भेज दिया। कार्ल और जॉश जब आत्माओं की दुनिया से बाहर निकलने लगे तो उन्हें बुरी और अतृप्त आत्माओं ने घेर लिया। वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, पर तभी जॉश को डाल्टन की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रहा था। जॉश ने भी आवाज दी, डाल्टन बेटा कहाँ हो तुम? डाल्टन आवाज सुनकर उसके पास पहुंच गया। उसने जॉश से कहा, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ डैडी। डाल्टन ने जॉश और कार्ल को उसके पीछे आने के लिए कहा। उसने अपने कैन फोन का सिरा पकड़ा और उससे बंधे धागे के सहारे वापस अपने शरीर की तरफ बढ़ने लगा। इंसानी दुनिया में रेने डाल्टन को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल ली और साथ ही जॉश को भी होश आ गया। उसे होश में आया देखकर रेने और डाल्टन डर गए। उन्हें अभी तक ये पक्का नहीं था कि वो जॉश ही है या कोई और। लेकिन फिर जॉश ने रेने की तरफ देखते हुए कहा, रेने तुम घबराओ मत, ये मैं हूँ। मैंने तुम तक पहुँचने की बहुत कोशिश की। मैंने पियानो पर तुम्हारा गाना भी बजाया था। पियानो की बात सुनकर रेने को यकीन हो गया कि वो असली जॉश ही है। ये पता चलते ही डाल्टन, फॉस्टर और रेने आकर जॉश के गले लग गए। अब सब ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद सभी एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। कार्ल जॉश और डाल्टन की सहमति से उनकी याददाश्त मिटा रहा था ताकि वे दोबारा आत्माओं की दुनिया में ना जाएं। कुछ दिनों बाद स्पेक्स और टकर एक घर में गए। अंदर से एक आदमी बाहर आया। टकर ने उस आदमी से कहा, हमारी एक करीबी दोस्त है जिसने आपकी बेटी एलिसन से बात की है, हमें उससे मिलना है। तभी उस आदमी की बीवी अपनी दूसरी बच्ची के साथ गेट पर आ गई। दूसरी बच्ची ने स्पेक्स और टकर की तरफ देखते हुए कहा, ये आंटी यहाँ क्या कर रही हैं? तभी एलिस पीछे से निकलकर सामने आई। वो बच्ची मरी हुई एलिस को देख पा रही थी। एलिस ने उस बच्ची को प्यार से चुप रहने का इशारा किया। एलिस अंदर गई और सदमे में बैठी एलिसन से बात करने की कोशिश करने लगी। तभी एलिस की नजर एलिसन के पीछे गई जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।